चौराहा विवाह के सुख से वंचित पति की कहानी। पहली पत्नी अचानक चल बसी तो दूसरी ब्याह कर लाया था अश्विनी। मगर इस पहले की गृहस्थी की गाड़ी दोबारा पटरी पर दौड़ती दूसरी बीवी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अचानक अश्विनी की मौत की खबर सुनकर मैं अवाक रह गया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, यही कोई 50 के आसपास। पता चला कि उसे लो ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, साथ में पेट की भी समस्या थी। दिल्ली गया था डॉक्टर को दिखाने, लौटकर आया तो जौनपुर एक शादी में सम्मिलित होने चला गया। भागदौड़ के कारण उसका ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा ही लो हो गया। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते उसके प्राण प्रखेरु उड़ चुके थे। मन कुछ पल के लिए अतीत से जुड़ गया। अश्विनी ने अनुराधा से प्रेम विवाह किया था। अनुराधा के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसे उसकी नानी ने पाला। सजातीय होने के कारण उसकी शादी से किसी को ऐतराज नहीं था। नानी का खुद का बंगला सा मकान था, साथ में नानी के पास जितने गहने व पैसे थे उसने सब अनुराधा को दे दिए। उनको कोई औलाद नहीं थी, एकमात्र अनुराधा के माँ के पति का पेंशन ही उनके लिए काफी था, लिहाजा सब रख कर करेगी क्या। अश्विनी कुछ ज्यादा खुश था। मनपसंद लड़की के अलावा करोड़ों की चल संपत्ति भी मिल गई। उसने अनुराधा का मान सम्मान रखने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। अनुराधा ससुराल में सबकी लाडली बन गई, सब उसे मान देते। उसका एक बहुत बड़ा कारण था उसका स्वभाव। भले ही मैं उसका मित्र था तो भी जब कभी उसके घर जाता वो पूरी आत्मीयता के साथ पेश आती। क्लर्क होने के बावजूद अश्विनी ने अपनी सरकारी नौकरी के अल्पकाल में ही अच्छा खासा दौलत कमाया। अचानक वक्त में करवट बदली। अनुराधा एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। उसके जिस्म का सारा खून सूखने लगा, साथ में हड्डियां अंदर ही अंदर गलने लगी। लाखों खर्च करने के बावजूद उसे बचाया न जा सका। अश्विनी अंदर ही अंदर टूट गया। दोनों बच्चे महज 10 और 12 साल के थे। इस उम्र में मां के साये से मरहूम होना अपने आप में एक बड़ी त्रासदी थी, जो बच्चों से ज्यादा और कौन महसूस कर सकता था। अश्विनी सुबकते हुए बोला, मैं अनाथ हो गया। अनुराधा के बगैर जी पाना मेरे लिए असंभव होगा। तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, इन्हें अनुराधा का अस्क मान कर पालो पोसो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे आश्वासन पर उसे बल मिला। वक्त हर घाव भर देता है। अश्विनी तो खैर संभल गया, मगर उसके दोनों बच्चे जब तक माँ को याद करके रो पड़ते। अश्विनी ने घर संभालने के लिए कुछ दिनों के लिए अपनी बहन को बुला लिया था। बंगाई बहन का एक पैर अश्विनी के यहाँ तो दूसरा ससुराल में रहता। एक दिन बहन से रहा न गया, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। मन तो अश्विनी का भी था, मगर संकोचवश नहीं कह पाता था। मैं कब तक तुम लोगों का साथ दूंगी, न रही तो 1000 समस्याएं तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएंगी। बंगाई बहन बोली, बात तो ठीक कह रही हो, मगर डर लगता है कि पता नहीं सौतेली माँ मेरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे। अश्विनी का मन विचलित था। दूसरी शादी तुम्हारी जरूरत है, अभी तुम्हारी उम्र 42 के आसपास है। घर संभालने के लिए यहाँ किसी को होना ही चाहिए। बहन की बात में दम था। आखिर कोई कब तक अपने परिवार को संकट में डालकर अश्विनी का घर संभालते रहेगा। पति बच्चे अलग शिकायत करते रहते हैं। अश्विनी ने बहन की बात मानी। दूसरी शादी के लिए जोर शोर से लड़की तलाशनी शुरू हो गई। अश्विनी की 2 और बहनें थीं। सबसे छोटी वाली चाहती थी कि अश्विनी के लिए सुंदर लड़की मिले, क्योंकि अनुराधा सुंदर थी, भले ही तलाकशुदा या विधवा हो। एक बच्ची की माँ भी हो तो उसे ऐतराज नहीं था। वो थोड़ा तेज स्वभाव की थी, मगर बंगाई बहन का इरादा कुछ और था। वह चाहती थी कि ऐसी लड़की हो जो भले ही गरीब घर की हो, मगर संस्कारी हो और अश्विनी के बच्चों को अपना मानकर पाले। संयोग से एक लड़की मिल गई। वो एक कंपनी में नौकरी करती थी। उसका पति किसी प्राइवेट कंपनी में अधिकारी था। एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। उसे एक लड़की भी थी जिसकी उम्र 7 साल थी। क्या फर्क पड़ता है, जैसे 2 पल रहे हैं वैसे ही 3, छोटी बहन बोली। अश्विनी ने लड़की देखी, वो मुहासक्त हो गया। गौर वर्णीय अच्छे नाकनक्श वाली उस लड़की को काटने का सवाल ही नहीं उठता था।
लिहाजा मन पक्का कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता अश्विनी के जेहन से अनुराधा का अस्थधूमल पिंड आ गया। उसकी जगह श्रेया ने लेना शुरू कर दिया। शादी में 2 महीने की देरी थी, मगर अश्विनी उसे जल्द से जल्द पा लेने को आतुर था। एक आध बार समय निकालकर उसके साथ घूमने भी गया। इस बीच बच्चों का मोह पीछे छूटता गया। आखिरकार वह घनाई भी आ गई जब दोनों ने एक सादे समारोह में शादी कर ली। कुछ दिन बंगाई बहन आती रही, बाद में उसने आना बंद कर दिया। बीच बीच में आकर खबर लेती रहती थी। इस बार 2 महीने बाद आई। दोनों बच्चे काफी उदास थे। कहने लगे, पापा हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। रोज शाम को नई मम्मी के साथ घूमने निकल जाते हैं। उनको बेटी की फिक्र है मगर हमारी नहीं। जिसका डर था वही हुआ। वो एक सीधी सादी सामान्य घर की लड़की से शादी के पक्ष में थी, मगर छोटी की बंगे ख्वाब ने सारे किएधरे पर पानी फेर दिया। ऐसा नहीं कि अश्विनी को समझाया नहीं जा सकता था, उसे सिर्फ संभालने वाली लड़की चाहिए थी, वो सुंदर हो या नहीं। मगर जिस तरह से छोटी बहन ने उसके मन में सुंदर स्त्री की चाहत भरी, वो पूरी तरह से जीवन की हकीकत से बेखबर हो गया। आज उसका कुफल उसके दोनों बच्चे झेलने के लिए विवश थे। एक दिन मौका पाकर उसकी बंगाई बहन ने अश्विनी से पूछा तो वह भड़क गया, दीदी तुम इस पिचड़े में मत पहनो। बच्चों का बाप है मगर श्रेया की बेटी, वह तो पिता के साये से मरहूम हो चुकी है। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि उसे पिता का स्नेह दूं? बिना कोई जवाब दिए वह जाने लगी। अश्विनी को कुछ चटपटा लगा। खाना खाकर जाओ, अश्विनी बोला। किस हैसियत से रुकूं? अब मैं तुम्हारे लिए गैर हो चुकी हूँ। वो बाहर की ओर निकली। ऐसा नहीं है दीदी, अश्विनी ने रोका। तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी होकर रह चुकी है, हमें बोलने का कोई हक नहीं। बेहतर होगा मुझे जाने दो। बंगाई दीदी का मन खिन्न हो चुका था। जैसे ही बाहर आई, सामने छोटी बहन भी आती दिखी। वो रुक गई। दीदी तुम कब आई? छोटी बहन के सवाल पर वो उबल पिंगाई, क्या यहाँ आने का हक सिर्फ तुम्हें ही है? बंगाई बहन के तेवर देखकर वो कुछ नहीं बोली। अश्विनी की तरफ देखा, वो भी सामान्य नहीं दिखा। उसे विश्वास हो गया कि कुछ हुआ है। अश्विनी भैया तुम ही कुछ बताओ। छोटी बहन का चेहरा उतर चुका था। बनारस आई थी अपनी नंद के पास, सोची तुमसे भी मिलती चलूं, मगर यहाँ का माहौल तो कुछ और बयां कर रहा है। ठीक समझी हो तुम। अश्विनी कहता है कि तुम मेरे पचड़ों में मत पिनो। अब मेरा इतना भी हक नहीं रह गया है कि उसके घरेलू मामले में अगर कुछ गलत होता है तो उसे सही रास्ता दिखा सकूं। बंगाई बहन का स्वर तल्ख था। दीदी मुझे बताओ, मैं अश्विनी भैया को समझाने की कोशिश करूंगी। छोटी बहन बोली। तुम क्या समझाओगी? सारे झगड़े की जंग तुम ही हो। इसलिए कहती हूँ कि आदमी को जिंदगी का तजर्बा होना बहुत जरूरी है, कम से कम शादी ब्याह के मामले में तो बेहद जरूरी। आज तुम्हारी नादानी के चलते अनुराधा के दोनों बच्चे अनाथों की तरह पल रहे हैं। बंगाई बहन के कथन पर छोटी का मुंह बन गया। क्या जवाब दे? दीदी कमरे में चलो, अश्विनी आपसे छोटा है, उसकी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। छोटी के कहने पर वह कमरे में आए। दोनों बच्चे कह रहे थे कि अश्विनी अब उनका वैसा ख्याल नहीं रखता जो श्रेया के आने से पहले था। बंगाई बहन बोली, ऐसा नहीं है दीदी, उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल है मुझे। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ। अश्विनी बोला, यह मत भूलो कि तुम्हारा उनसे खून का रिश्ता है, उनके लिए तुम ही सब कुछ हो। श्रेया चाहे जैसी भी हो, वह तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। श्रेया ये सब सुन रही थी, उससे रहा न गया। दीदी आप मेरा अपमान कर रही हैं, वह बोली। इतना ही था तो क्यों मेरी शादी की? अश्विनी ने बातचीत का रुख बदलना चाहा। फजूल की बात मत करो, शादी का मतलब ये नहीं कि तुम बंध जाओ। अनुराधा के बच्चे शिकायत करते हैं कि तुम उसकी बेटी को लेकर अकेले घूमने निकल जाते हो। वे दोनों घर में अकेलापन महसूस करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी पढ़ाई का हर्ज हो। अश्विनी बोला, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी निजता भंग होगी? क्या अनुराधा होती तब भी तुम यही कहते? अश्विनी को जवाब देते नहीं बना। छोटी बहन ने बात संभालना चाहा, मगर बात बनी नहीं।
आपको जो समझना हो समझिए। श्रेया मेरी बीवी है, उसका ख्याल रखना फर्ज है। अश्विनी उसके रूप पर इस कदर फिदा हो चुका था कि आज उसे हर कोई दुश्मन नजर आ रहा था। जब दोनों बहनें चली गईं तो दोनों बच्चों के कमरे में आए। क्या कहा था तुम दोनों ने? अश्विनी के तेवर देखकर दोनों सहम गए। श्रेया भी उन्हें सबक सिखाने के मूड में थी। बहुत घूमने का शौक है तो पढ़ना लिखना छोड़ दो। तेज कदमों से चलकर अश्विनी अपने कमरे में आया। बच्चे उसके जाने के बाद सुबकने लगे। इतनी छोटी उम्र में ये हाल है, जाने बंगे होकर क्या करेंगे। श्रेया दूध का गिलास अश्विनी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, सब अनुराधा का किया धरा है, उसी ने बच्चों को बिगाड़ रखा था। अश्विनी के कथन पर श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। यह उसकी चालबाजी थी। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है, तुम्हारा मन साफ है, कहकर अश्विनी ने श्रेया को अपनी बाहों में भर लिया। दरवाजा तो बंद कर लेने दीजिए, श्रेया ले जाए। सुबह श्रेया ने अश्विनी के दोनों बच्चों को हमेशा की तरह पराठे और सब्जियां दी। मम्मी, आज मैं भी मैगी ले जाऊंगी, अश्विनी की बंगाई बेटी कविता बोली। कोई जरूरत नहीं है बेकार की चीजें ले जाने की, श्रेया ने मना कर दिया। आप शालू को देती हैं, मुझे नहीं। शालू श्रेया की पहले पति की बेटी थी। नहीं देती हूँ, श्रेया रुष्ट स्वर में बोली। मैंने आपको बनाते हुए देखा है। दोनों के संवाद अश्विनी के कानों पर पेंगी। कविता, क्यों जिद कर रही हो? पापा, आज मेरा मन मैगी ले जाने का कर रहा है। वहाँ सब बदल बदल कर टिफिन लाते हैं, एक मैं हूँ जो एक ही तरह की टिफिन ले जाती हूँ। उचित होने के बावजूद अश्विनी ने श्रेया का ही पक्ष लिया। इस पर कविता रोने लगी, जो अश्विनी को नागवार लगा। उसने कविता को डांट भी दिया। तभी उसका बड़ा भाई विशु दूसरे कमरे से आया। कविता को समझाने का प्रयास किया, तब जाकर वह शांत हुई। विशु समझदार लंग का था, वही कविता में बालसुलभ नादानी थी। पापा कितने बदल गए हैं, हमारी बात तक नहीं समझते। स्कूल में टिफिन के वक्त कविता विशु से बोली। सब नई मम्मी की करतूत है, विशु बोला। अचानक माँ की याद ने उसे भाव विभोर कर दिया। इसे विडंबना ही कहेंगे कि श्रेया को अपनी जन्मी बेटी से लगाव है। वहीं अश्विनी ने मुंह फेर लिया। सच में माँ की जगह पिता नहीं ले सकता। इसके बावजूद अश्विनी के दिमाग में कोई बात नहीं समा रही थी। यह मकान किसका है? एक रोज हम बिस्तर थे दोनों जब श्रेया ने ये प्रश्न पूछा। अनुराधा की माँ का। अश्विनी उसके बालों पर उंगलियां फेरते हुए बोला। नाम किसका चढ़ा है? अश्विनी को श्रेया की यह बात अच्छी न लगी। जानकर करोगी क्या? ऐसे ही पूछ रही हूँ। जैसे ही श्रेया ने प्यार से उसके बदन को सहलाया, वह पिघल गया। मेरे नाम पर है। क्या आपने अपने सरकारी दस्तावेजों पर बतौर पत्नी मेरा नाम चढ़वाया है? श्रेया से उसे यह उम्मीद नहीं थी। अचानक तुम्हारे दिमाग में ये सब क्यों आ रहा है? आप तो जानते हैं कि मेरा आपके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। श्रेया भावुक होने का नाटक करने लगी। मैं चाहती हूँ कि हर कोई जाने कि मैं आपकी पत्नी हूँ, वो बोली। इसमें कोई शक है? आपको मजाक सूझ रहा है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहकर श्रेया ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अश्विनी को उसकी बेरुखी एक क्षण के लिए बर्दाश्त नहीं था। उसने समर्पण कर दिया। नाराज मत हो, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। श्रेया का मूड ठीक हो गया। अगली रोज श्रेया का नाम दर्ज कराने के लिए अश्विनी ने आवेदन कर दिया। कुछ दिन बाद अनुराधा का नाम हटकर श्रेया दर्ज हो गया। श्रेया खुश थी। स्कूल में उसकी बेटी के पिता का नाम पहले से ही अश्विनी लिखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसे इस बात का डर हमेशा बना रहता था कि कहीं अश्विनी बदल न जाए, क्योंकि उन दोनों के बीच ऐसी कोई किनाई नहीं थी जिससे वे हर हाल में जुड़े रहें। कल का क्या पता, अश्विनी अगर अपनी पहली पत्नी के बच्चों की तरफ झुक गया तो वह कहीं की नहीं रहेगी। उसे अपना बुढ़ापा सताने लगा। लंग की शादी करके अपने घर चली जाएगी, फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? यही सब सोचकर उसने मौका देखा और छीन दी अपने मन की बात। अश्विनी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। वो तो हर हाल में श्रेया को खुश देखना चाहता था। संयोग से लंग का हुआ। सबसे ज्यादा खुशी अश्विनी को हुई, मानो पहली बार पिता बन रहा हो।
बड़ी बहन को छोड़कर बाकी दोनों बहनें खुश थीं। अश्विनी ने उनको सोने की अंगूठी दी। बंगाई बहन ने बेमन से स्वीकार किया। उसे अनुराधा के दोनों बच्चों की फिक्र थी। अब तो वे दोनों और भी उपेक्षा के शिकार हो जाएंगे। उसे अश्विनी की मूर्खता पर क्रोध आ रहा था। शादी की थी ताकि उसकी गृहस्थी की गाड़ी जो बपेटी हो गई थी वह रास्ते पर आ जाए, मगर यहाँ तो वह नए सिरे से गृहस्थी जुटा रहा था, यानी जितना चला था वह सब बेकार हो गया श्रेया के आने से। अब फिर से वही यात्रा नए सिरे से कर रहा था। ऐसा तो कोई मूर्ख ही कर सकता था, सोचकर उसका मन उचाट हो गया। अनुराधा के दोनों बच्चों को अपने पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अश्विनी से उनको हर सुख सुविधा मिलती, मगर नहीं मिलता तो प्यार के दो बोल जिसके लिए वे तरस जाते। अश्विनी ऑफिस से आता तो सीधे अपने नवजात बच्चे को पुचकारने चला जाता। दोनों बच्चे लावारिस की तरह अपने कमरे में पन्ने रहते। आहिस्ता आहिस्ता समय सरकता रहा। विशु बीटेक करने दिल्ली चला गया। कविता इंटर में पढ़ रही थी। अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। अश्विनी की मौत की खबर पाकर मैं उसके घर मातम कुर्सी के लिए गया। बंगाई बहन ने मौका पाकर मुझे सारी बात बताई। सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। अब सवाल उठा कि अश्विनी की जगह सरकारी नौकरी कौन करेगा। सुनने में आया कि श्रेया ही नौकरी के लिए आवेदन देगी। अश्विनी के दिवंगत होने के बाद श्रेया के माँ बाप भाई बहन सब वहीं जमे रहे। जाहिर है वे हरगिज नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी का अमंगल हो। 2 बार विधवा का अभिशाप झेलने वाली श्रेया के लिए ये क्षण बेहद कष्टकारी थे। उस पर 2 बच्चों के पालने का बोझ भी था। श्रेया ने साफ साफ कह दिया कि वो नौकरी करेगी। अब सवाल उठा कि कैसे श्रेया को समझाया जाए कि उसे तो अश्विनी का पेंशन भी मिलेगा। क्या वह दोनों का फायदा उठाएगी। काफी मशक्कत के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं निकला तो सब अश्विनी को कोसने लगे। कानून से ही कोई रास्ता निकलेगा, मैंने कहा। कहने को तो कह दिया, मगर क्या ये रास्ता आसान था। अश्विनी की मूर्खता ने उसके दोनों बच्चों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।